किस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इकोनॉमी की क्लासेस लाने की बात हुई थी। इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस आपने नियोन सर की देखने की कोशिश करी होगी, आई होप, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी सारी क्लासेस का बर्डन हो रहा है, पर देखिए उसको कंटिन्यू देखिए। तो और राजस्थान इकोनॉमी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको अल्टरनेट डे पे इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी की क्लासेस मिलेगी और वही क्लासें आपको यूट्यूब पे एक्सेस भी होगी, ठीक है। इकोनॉमी का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो आपको नियोन सर बताएंगे कि क्या जीडीपी, जीएसडीपी, कैसे रेपो रेट काम करती है, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो नियोन सर ने आपको एक्सप्लेन भी किए होंगे और आगे बताते भी रहेंगे। हम स्पेसिफिकली किस पे बात करेंगे? हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राजस्थान इकोनॉमी में कि उसके लिए क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। इस सेशन में पहला सेशन है, इसमें किस किस बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। पहले अपन देखेंगे कि यार सिलेबस कैसे बना है। ये जो सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, सिलेबस कैसे बना है। सिलेबस बनने के बाद उस सिलेबस में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पीवाईक्यू क्या है, आरएस में क्या है, मेंस में क्या है, क्या वेटेज है, किस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे, क्या किस तरह से हम बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को, करंट अफेयर को इंटीग्रेट करते हुए इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली आपने इकोनॉमी अपने हिसाब से पढ़ी होगी। मैं किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की बात करें, है ना, अगर मैं बोलता हूं कि राजस्थान की इकोनॉमी अच्छी है, सुदृढ़ है ना, हम बीमारू स्टेट अब नहीं रहे हैं, पहले बीमारू स्टेट की कैटेगरी में, है ना। वॉइस कम लग रही है आप लोगों को? ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। वॉइस कम लगे तो बता देना, ज़्यादा कम लगे तो। हाँ, तो किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करें, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की बात करें, तो हम इकोनॉमी में क्या बात करते हैं? मैं जब बोलता हूँ कि यार राजस्थान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, क्या अच्छा चल रही है, तो इकोनॉमी की अगर जब हम बात करें, मोटे मोटे तीन एस्पेक्ट हमें समझ में आते हैं कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए इकोनॉमी को। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान की इकोनॉमी अच्छी है, तो भाई कैसे अच्छी है? भाई कोई जीडीपी है तुम्हारी, कोई ग्रोथ रहती है तुम्हारी। तो हम इकोनॉमी में एक चीज तो बात करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हैं, ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। एक मैं बात करता हूं कि हमारे जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ इंडिकेटर्स, वो क्या हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने बात कर ली कि हाँ इंडिया, राजस्थान की इकोनॉमी की, हाँ ये 21 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है, अपन ने बात कर ली मोटी मोटी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की बात कर ली कि इंडिकेट करता है कि हाँ भाई 2 लाख के ऊपर है। ऐसे सब मैंने मोटे मोटे इंडिकेट्स कर लिया। लेकिन इस इकोनॉमी में जो जीडीपी की बात कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, इसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है, इस जीडीपी को लाता कौन है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं। तो हम जनरली 3 सेक्टर्स पे बात करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम 3 प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं हमारे लिए ना, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है। अब ये चीजें हो गई। अब एक चीज है ह्यूमन रिसोर्सेज। सारी इकोनॉमी किस पे है? हम बात करते हैं रोजगार की, है ना, लोगों में अच्छा रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छी हेल्थ मिले, तब जाके ये सारी चीजों में लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर भाई बीमार आदमी होगा तो खेती क्या ढंग से करेगा, ठीक है, बीमार आदमी होगा तो फैक्ट्री में कैसे काम करेगा, उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो वो कैसे सर्विस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, और फिर ये सारी चीजें कैसे हमारी जीडीपी को बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज को फोकस करते हैं। तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, 3 चीजों पे अपन बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ इंडिकेटर्स पे बात करते हैं, इनमें हम जनरली किन की बात करते हैं कि किसी स्टेट की जीडीपी कितनी है ना, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सारी चीजों पे हम जनरली बात करते हैं। फिर सेक्टर्स की बात करते हैं, और तीसरी चीज पे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कि वहां पे, है ना, सरकार की कौन कौन सी, ये एजुकेशन के लिए, है ना, हेल्थ के लिए ना, इन सब के लिए क्या क्या स्कीम है, वेलफेयर स्कीम क्या चल रही है ना, वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या हैं, और जो वहां की गवर्नेंस है, इन सबको ये सारे सेक्टर ढंग से काम कर सकें, उसके लिए कौन सी गवर्नेंस ढंग से काम कर रही है, गुड गवर्नेंस है, कैसी गवर्नेंस है, ठीक है, इन पे बात करते हैं। और जब ये सेक्टर्स की बात करते हैं तो 3 मेजर सेक्टर है, एग्री, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। अब क्या होता है, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर नाम सुनते ही हमें एक वो गांव की पिक्चर सामने आ जाती है। तो जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है। तो एक इसका इंपॉर्टेंट पिलर हमारा हमेशा बनेगा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है। रूरल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, रूरल एरिया को कैसे फंड मिलता है, ये सारी चीजें आ जाएगी। जब हम इंडस्ट्री और सर्विसेज की बात करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि इन दोनों को प्रमोट करने के लिए क्या है, क्या मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रूरल एरिया के लिए कुछ चीजें करते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री के लिए क्या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई सेटअप है जो इन चीजों को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, वो चीजें। और ये सारी चीजें जो है, इनका बैकबोन क्या है? अगर मैं बोलूं ये सारी चीजें हैं, ये सुदृढ़ कब होगी? जब हमारे पास एक अच्छा
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो इकोनॉमी के मेजर ये चीज अपन देखते हैं कि हम शुरू में कुछ इंडिकेटर्स देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कैसे करें। कुछ इंडिकेटर्स होनी चाहिए जिनसे हम इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं कुछ, जिनमें अपन ने देख लिया एग्री और इंडस्ट्री और अपना सर्विस सेक्टर हो गया। एग्री की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट आता है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इनको प्रमोशन करने के लिए क्या क्या स्टेप सरकार लेती है, कौन कौन सी बॉडीज हैं, कौन कौन सी चीजें काम कर रही है, वो चीजें हैं। और ये सारे सेक्टर्स, एग्री हो चाहे इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जो ढांचा है वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज होती है। और इन सब चीजों के बीच में ये लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो लोगों को हमें नहीं भूलना है। और जो तीसरी चीज आती है इकोनॉमी में अपन जो पढ़ते हैं, ह्यूमन या लोगों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, ये जो सारी चीज मैंने बताई, ये आपके अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में देखने को मिलेगी। सिलेबस से आने से पहले मैं थोड़ा वेटेज की बात कर लूं, है ना। थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, आपने देखा भी है। मेंस में आपने देखा होगा कि पहले इकोनॉमी 65 नंबर की आती थी, अब 60 नंबर की आएगी। पहले 2 मार्कर के भी आते थे 5 क्वेश्चन, वो हट गए। अभी इकोनॉमी हो चुकी है आपके 60 नंबर की। 60 में से 6 आएंगे 5 मार्कर, 6 तो आएंगे 5 मार्कर और 3 आएंगे 10 मार्कर। ऐसे करके 60 नंबर की आपकी इकोनॉमी आएगी। ठीक है, मैं स्पेसिफिक में जनरली बात करूं। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक 10 मार्कर राजस्थान इकोनॉमी से है और इधर 2 या 3 5 मार्कर अपने राजस्थान इकोनॉमी से आ सकते हैं। तो कुल मिला के अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 20-25 नंबर का मेंस में ये वेटेज रखता है। प्रीलिम्स में बात करें, अगर देखो कई सारी स्कीम चलती रहती है, अब उनको आप कहाँ पे कंसिडर करते हो। कोई कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी में भी कंसीडर किए जा सकते हैं, तो थोड़ा मोटा मोटा कोई कहाँ लेता है कोई कहाँ लेता है, फिर भी हम इकोनॉमी से मोटा मोटा माने तो हमें प्रीलिम्स में लगभग 12 से 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसका जनरली वेटेज है। तो आप समझ सकते हो कि 12 से 16 क्वेश्चन, और वो भी एकदम से हलवा टाइप के। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी अपन बात करेंगे पीवाईक्यू पे, है ना, कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस की मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। क्या लिखा हुआ है एक बार देखो, है ना, अपने हिसाब से पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करो। पहली चीज मैंने क्या बताया, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है, तो उसी के बारे में बात है कि मैक्रो ओवरव्यू क्या बोलता है इकोनॉमी का, उसका वृहद परिदृश्य क्या है, और उसको फंड करने के लिए जो बजट की हमें जरूरत होती है वो क्या है। ठीक है, उसमें उस ओवरव्यू में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या इशू आ रही है। उसके बाद 3 सेक्टर्स होते हैं। उन्हीं 3 सेक्टर में जनरली स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में क्या इश्यूज आ रहे हैं, है ना, क्या क्या सरकारी पहल है, वो चीज़ है। इनको मैंने बोला था बैकबोन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएगी कि कौन से पावर रिसोर्सेज हैं, कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज अपन यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं। और जब एग्री की बात होगी तो रूरल डेवलपमेंट उसके साथ में आएगा। और फिर मैंने बताया था कि इन सब के बीच में आदमी नहीं खो जाना चाहिए। आदमी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आएगी सोशल सर्विसेज, सरकार की कौन सी सोशल सर्विसेज चल रही है और कौन सी स्कीम्स चल रही है। हम हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। और जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, SC ST दलित, है ना, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें। तो ये प्रीलिम्स का मोटा मोटा सिलेबस आपके दे रखा है। सेम सिलेबस आपका मेंस का है, बट थोड़ा सा क्या है, डिटेल्ड में ये सिलेबस दे रखा है। डिटेल्ड में कैसे है, इसी चीज को अगर अपन डिटेल में देखें तो उन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया मेंस में कि ये चीजें थोड़ी डिटेल में आप पढ़ के आओ, है ना। तो अगर अब मैं मेंस का सिलेबस देखने की कोशिश करूं, पहली चीज क्या बताई मैंने, कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हम क्या क्या पूछेंगे, है ना। हम GDP पूछेंगे, पर कैपिटा इनकम पूछेंगे, है ना। हम जो आपकी जो ग्रोथ की बात करते हो, इंडिकेटर दिखाने के लिए जो ग्रोथ की बात करते हो, हम चाहते हैं वो ग्रोथ इंक्लूसिव हो, है ना। हम चाहते हैं वो ग्रोथ सस्टेनेबल हो, हम चाहते हैं वो ग्रोथ ग्रीन हो। इंक्लूसिव से मेरा मतलब है कि समाज के जो सारे सेक्शंस हैं उनको जो ग्रोथ के हो रही है उसका जो फायदा है वो समाज के सारे सेक्शन तक पहुंचे। सस्टेनेबल से और ग्रीन से मेरा मतलब ये है कि वो हमेशा ग्रोथ ऐसी नहीं हो जो फ्यूचर जनरेशन हमें गालियां दे। भानु प्रताप वो मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, ठीक है, उसमें वो दूसरा, एक तो भानु प्रताप जी होते हैं, एक दूसरा ठाकुर होता है, वो है ना परेशान होकर उसके बाप दादाओं पे गोलियां चलाता है कि ठीक है ये सब निकम्मे थे, है ना, इनकी वजह से हमारा नाम नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें उस तरह की गालियां दे, ठीक है। इसलिए ग्रोथ कैसी हो, ग्रीन ग्रोथ हो और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है। और ये सारी चीजें, और ये इंडिकेटर दिखाते हुए कि राजस्थान का इंडिया में कहां से कहां पे पोजीशन करता है, ये चीज है। पहली चीज हो गई।
इन सबको फंड करने के लिए स्टेट का बजट होता है, वो क्या है, उसके बारे में है कि फिस्कल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेफिसिट क्या है। उसके बाद जो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में इन्होंने साफ साफ बात कर रखी है। जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे, किन किन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। भाई आज मैं पूछूं, ठीक है, कि आप में से कई लोग है ना ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ भाई 1 बीघा में कितना गेहूं होता है, और आज से 10 साल पहले कितना होता था, 50 साल पहले कितना होता था, घर वालों से थोड़ा सा पूछ के आइडिया लगा लेना। तो ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि आज की तारीख में गेहूं कितना हो रहा है, पहले कितना था, तो उस पे बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर में और क्या दिक्कत आती है, पानी की, इरिगेशन की। तो एक टॉपिक हमारे वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के बारे में होगा कि किस तरह से हम इरिगेशन कर सकें, ठीक है। और एग्रीकल्चर में उसके अलावा हम वेस्टर्न राजस्थान से कई सारे जो एरिया हैं वो वहाँ पे पानी कम होता है। तो अगर हम इंडिया के दूसरे एरियाज की बात करें, वहाँ पे पानी ठीक ठाक होता है, लेकिन जो हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे पानी कम होता है। तो हमें एक इनकम का जो सोर्स होना चाहिए ना, वो 12 मासी हो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब 3 महीने का सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल गया, क्योंकि खेती तो वैसी ही है, कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश हो गई, नहीं हुई। तो स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान के लिए एनिमल हस्बेंड्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मासी का रोजगार है, ठीक है। और कम पानी में भी भेड़ बकरियां कम पानी में भी चल जाती। तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के स्पेसिफिक केस में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर वेस्टर्न राजस्थान में। तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें आपके लिखी हुई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में जब भी हम बात करते हैं, हमें पता है कि किसानों को उनकी जो फसल है उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन सी चीजें करती है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपके टॉपिक दे रखा है। और उसके अलावा सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है। रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वही पंचायती राज अपने साथ में आ जाएगा जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर की अपन बात कर रहे थे, तो वहां पे सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमारे लिए कौन कौन से है ना मैकेनिज्म है, कौन कौन सी स्कीम्स चलती हैं, वो सारी चीजें आ जाएगी। और अल्टीमेटली सब चीजों में बैकबोन क्या होगा, हमारा बैकबोन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वो है कि क्या पावर रिसोर्सेज है, क्या एनर्जी रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को यूज कर रहे हैं ट्रिपल पीवी के थ्रू, ये सब चीजें आती हैं। फिर लास्ट में 3 चीजों में हमेशा बोलता हूँ कि आदमी को नहीं भूलना है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, गुड गवर्नेंस का मैकेनिज्म क्या है, और मेजर वेलफेयर स्कीम। पबेट की क्लास में अपन ने गुड गवर्नेंस पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो क्या होता था गुड गवर्नेंस, 8 कंपोनेंट होते थे, हल्का फुल्का याद आ रहा होगा, ठीक है। ये सारा सिलेबस है, तो चीजें वही है, प्रीलिम्स के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वही मेंस में थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। तो बेटर अपन किसके हिसाब से चल सकते हैं, मेंस के हिसाब से चल सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, कोई एक ही चीजें जब अपन पढ़ते चलेंगे। अब थोड़ा सा एक बार अपन थोड़ा सा मोटा मोटा, जनरली तो अपन जब टॉपिक वाइज अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहे, क्या मेंस के क्वेश्चन रहे, है ना, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद होगा मैंने एक सेशन लिया था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आरएस के जो सब्जेक्ट हैं 4 पेपर दिखते होंगे, बट अगर आप उनको ढंग से देखो तो 2 ही पेपर में मानता हूं, कुछ ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, कुछ सब्जेक्टिव नेचर के हैं। ऑब्जेक्टिव नेचर का मेरा मतलब है कि जिनमें लिखा तो सही, तो मतलब हायर नंबर मिल सकते हैं, 10 में से अगर आपको 6 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल चीजें सही तो सही साइंस की तरह। ऑब्जेक्टिव नेचर अगर गलत लिखा तो सीधे 0 भी मिल सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एनालिटिकल वाले हैं, मतलब सब्जेक्टिव नेचर है जिनका, जिनमें आप बहुत अच्छा आंसर लिख भी जाओ तब भी सामने वाले को पसंद आया नहीं आया, 10 में से 4 भी मिल जाएं आपको, ठीक है। तो 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। उस डिटेल सेशन में अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था। राजस्थान इकोनॉमी का नेचर हमारे लिए मेंस के लिए ऐसा है ऑब्जेक्टिव नेचर का, ठीक है। सीधी सीधी आपसे स्कीम पूछी जाएगी, है ना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं, है ना, वो कोई क्रम हो गया, है ना, बजट में कौन सा फंड ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा कम करता है, ये सारी चीजें जनरली ऑब्जेक्टिव नेचर की। आता है तो आता है, नहीं आता तो भाई साहब आप गलत लिखोगे तो सीधा नंबर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें प्रीलिम्स की नॉलेज काम में आएगी मेंस में, और बहुत अच्छे से अगर अपन पढ़ेंगे तो नंबर भी ज्यादा आएंगे, और ऑब्जेक्टिव नेचर है तो ज्यादा एडवांटेज हमें रहता है, ठीक है। आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के एवरेज मार्क्स देखोगे तो आपको पेपर 1 में थोड़े से बेटर कम लगे होंगे, पेपर 1 में थोड़े बेटर थे, पेपर 2 में फिर कम है, पेपर 3 में थोड़े और कम है, ऐसे मार्क्स देखने को मिले होंगे। रीजन यही होता है कि कहाँ पे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव नेचर का। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चन है, डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, सिंपल सी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, पुराने सिलेबस के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो कोई स्कीम क्या पूछते हैं जनरली, स्कीम पूछ ली, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फीचर्स हैं, ये चीजें होगी। वो स्कीम कौन लेके आया था, अब स्कीम में भी इनका फोकस कौन सी होती है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी स्कीम में 2 नंबर के स्कोप में पूछ लेते थे, वो भी थोड़ी पॉपुलर होनी चाहिए।
लेकिन आपको पॉपुलैरिटी का मतलब ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं जब लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें वो आती है ना, चाहे ज्ञान संकल्प पोर्टल हो, भामाशाह हो, ये सब चीजें आती है। और जो दूसरी जो बहुत बड़ी फ्लैगशिप बोलो या फिर जो बहुत राजस्थान गवर्नमेंट जिनको बहुत जोर शोर से प्रमोट करती है, बड़ी बड़ी पॉलिसीज हो गई कि भाई रिप्स पॉलिसी हो गई है ना, मिनरल पॉलिसी हो गई, एमसेंट पॉलिसी हो गई, तो वो ऐसी चीजें पूछेगा, आरईसीपी प्रोजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा को आपसे कुछ पूछ लिया, बड़ी चीजें ज्यादा जनरली पूछी जाती हैं और उनमें वही चीजें ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके जो सिलेबस से सीधा टॉपिक है ना, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, उससे सीधा पूछ लिया, ये चीजें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो आपके और ज्यादातर कहां से पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको देखोगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे आपने ढंग से कर लिया और करंट अफेयर से आप अपडेटेड हो, इसमें आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, इससे ज्यादा राजस्थान इकोनॉमी में ज्यादा हाथ पैर नहीं मानने। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें पहले से पता है कि कहाँ क्या पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये नहीं पता कि पढ़ना कहाँ से, जैसे मैनेजमेंट हो गया, बहुत वाइड है ना, नहीं पता क्या सोर्सेज हैं। यहाँ पता है साफ साफ सोर्सेज की है, राजस्थान इकोनॉमी हमें इकोनॉमिक सर्वे से पढ़नी है और बजट को देखना है और थोड़ा करंट अफेयर की जो स्कीम्स हैं उनसे हमें अपडेटेड रहना है। ठीक है, अब इनमें भी कुछ फेवरेट होते हैं। आपके एक टॉपिक होगा है ना मेंस में, इसी में मेंस के सिलेबस में, कि एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, कि कुछ फंड होते हैं है ना, बाहरी एजेंसीज के जो फंड होते हैं उनसे हमें कुछ पैसा मिलता है ताकि हम कुछ राजस्थान में थोड़ा स्पीडी डेवलपमेंट कर सकें। हम भी अफ्रीका के देशों में करते हैं और वेस्टर्न देश हमारे देशों में करते हैं, जैसे जीका हो गया, तो ये इनका थोड़ा फेवरेट चीज रही है। तो कुछ कुछ फेवरेट चीजें आपको समझ में आएगी जिनसे ये हमेशा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक तो एक्सटर्नली एडेड वाला हो गया, ये ट्रेंड अपन थोड़ा धीरे धीरे क्लास में समझते चलेंगे। ठीक है, नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी स्कीम पिछली बार थी। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा पूछ लिया था कि यार ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ठीक है, बायोमास एनर्जी, आपके एनर्जी का जब अपन पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि हाँ कौन कौन सी एनर्जी होती है, तो बायोमास एनर्जी का वहाँ पे सोर्स भी दे रखा था इकोनॉमिक सर्वे में, वो सिंपल सा पूछा हुआ है। पहले 2 मार्क करके नेचर हुआ करते थे। ये फंडिंग एजेंसी का नाम पूछा हुआ है, वही एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, वाटर के बारे में मैंने बताया, सिंपल सा ब्रीफ नोट बताओ, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पे बड़ी चीजें। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये भी उस टाइम पे बहुत जोरों शोरों से 2018 में लॉन्च हुआ, 16 के आसपास लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये पॉपुलर चीजें पूछी जाती हैं। इस बार ये था है ना, एमएसएमई के जब आप इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक रिव्यू में देखोगे क्या क्या स्टेप लिए गए, तो इस सर्टिफिकेट की बात की गई थी, इसकी क्या महत्ता है। तो 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आया था। रिफाइनरी प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकली एग्जामाइन। देखो अभी तक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में फास्ट ही बता रहा हूँ इसको, ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा बताया। नॉर्मल क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की क्या फीचर है, कौन सी एजेंसी है, क्या है ना ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीजें। एनालिटिकल वाली जो चीज थी ना बहुत ही पहले पूछी थी 2013 के टाइम। इस टाइम पे हो सकता है एनालिटिकल चीजें पूछ ले, है ना। जैसे ये एनालिटिकल क्वेश्चन था कि यार राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए जो स्टेप लिए गए हैं उनको क्रिटिकली एग्जामाइन करो। तो हमें उस टाइम पे ये बताना था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान में क्या स्टेप लिए गए हैं और उनकी क्या लिमिटेशन रही है ना। तो एक इंट्रोडक्शन होगा, कुछ जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, उसके बाद उनके जो चैलेंजेस है, लिमिटेशन है वो बताए जाएंगे और एक कंक्लूजन किया जाएगा। तो अभी तक तो नेचर ऑब्जेक्टिव का चल रहा था। ठीक है, हो सकता है इस बार एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपसे आने लग जाए, तो वो भी इतने भारी नहीं आएंगे। इकोनॉमी में कोई भारी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना, वो भी अपन जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, पर जनरली ऑब्जेक्टिव नेचर ज्यादा रहता है ना। क्यों हम सोशल सेक्टर वायबिलिटी फंड की स्कीम करते हैं, ये फंडिंग करते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आया था। कोई मतलब है नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्ट कर नहीं सकता, उन्हें पता है कि जितना खर्चा करेंगे उतनी आमदनी नहीं होगी, तो सरकार उन्हें थोड़ा सा फंड देने की कोशिश करती है कि वो प्रोजेक्ट वाइबल बन जाए, है ना। PPP में ये सब चीजों में देखने को मिलता है। ये सब चीजें हैं। राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी, ये भी पॉपुलर थी। ठीक है, उस टाइम के ये 2 नंबर के उस टाइम पे छोटे छोटे आ जाते हैं। सोलर एनर्जी की क्या पोटेंशियल है, क्यों हमारे पास है, ये सब कैसे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे पे बेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये रिप्स स्कीम पॉपुलर है। ठीक है, ब्यूरो पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव बताओ, PPP के एडवांटेज बताओ, है ना। ये जैसे अभी समिट हुई वैसे ही रिसर्जेंट राजस्थान बड़ी समिट उस टाइम पे हुई थी, इस पे कमेंट करो। तो मतलब बड़ी बड़ी चीजें जनरली ज्यादा पूछी गई है। ये बाहर का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पूछ रहे कि शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, ज्ञान संकल्प छोटा टॉपिक है, इसे 2 नंबर में पूछा। और राजस्थान गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वो सब चीजें पूछी गई है ना। पंचायती राज में डायरेक्टली जो आपके टॉपिक है स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो उसकी क्या रिकमेंडेशन है, सिंपल सा टॉपिक पूछ लिया। ठीक है, ये अगेन बाहर का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हो गया। समर्थ स्कीम जो है, स्कीम जो चलती है, यंग इंटर्न प्रोग्राम, आई स्टार्ट प्रोग्राम, ये सब बड़ी बड़ी है, जल स्वावलंबन। ठीक है, ये चीजें पूछी गई है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि 2 नंबर में ये भी चीजें पूछी गई थी। जनरली जैसे हम देश की जीडीपी की बात करते हैं, स्टेट की जीडीपी की बात करते हैं, पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में डिस्ट्रिक्ट जीडीपी की भी बात की गई थी। बताया भी था मैंने जब क्लास ली थी कि भैया ये कर्म पूछ सकते हैं, वो पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये अब
प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाएं, क्योंकि अगर उन्हें 2 मार्कर हटाएं 5-10 बढ़ाए हैं तो कोशिश है कि थोड़ा एनालिटिकल वे में वो जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नेचर आएगा, बट आपको अब जो स्कीम आप पढ़ रहे हो उनमें आपको स्कीम के सिर्फ फीचर्स बेनिफिट नहीं पढ़ने, उसके लिमिटेशन भी सोचना है, उसके अलावा चैलेंजेस भी सोचना है, थोड़ा उस स्कीम को बाकी चीजों से भी कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं ये भी थोड़ा सा सोचना होगा। तो मेंस के अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। स्कोप ज्यादा है स्कोर करने का, क्यों मैंने बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर में नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, और नहीं आता तो सीधे 0 मिलते हैं। और रेंडमनेस कम है, इधर से नहीं कि बहुत रैंडम क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत हाई है कि इकोनॉमिक रिव्यू अपन ने ढंग से पढ़ लिया, थोड़े बजट अपन ने ढंग से देख लिया, और स्कीम अपन पढ़ते आ रहे हैं, करंट अफेयर से थोड़े अपडेटेड है, तो चीजें अपन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलर स्कीम के बारे में जब भी अपन कोई स्कीम के पढ़ते हैं तो भाई कब लॉन्च हुई थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस हैं, ये हम अपन को थोड़ा सा इस बार पढ़ना है। खासकर क्रिटिकल के एंगल से हमें चैलेंजेस भी पढ़ने हैं, जो जनरली अपन पहले अवॉइड कर देते थे। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर पढ़ते जाओ, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते जाओ, बजट पढ़ते जाओ, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये तो मेंस की बात करिए, तो मेंस का मेरा एक बस ये एक और चीज है कि पहले ऑब्जेक्टिव नेचर ज्यादा था, अभी अपन ने देखा, हो सकता है इस बार थोड़ा सा एनालिटिकल बन जाए, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा जब भी अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव फीचर अच्छी बातें हैं, हमें थोड़ी नेगेटिव मतलब उसकी क्या लिमिटेशन है ना, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन बारे में भी थोड़ा सा अपन को पढ़ना है, ताकि हमारे पास एनालिटिकल पर्सपेक्टिव रहे, हमारे पास कुछ फैक्ट्स रहने चाहिए हमारी बात को रखने के लिए, ठीक है। अगर मैं ये भी बोल दूं कि राजस्थान एक बीमारू स्टेट नहीं है, पहले तो सिंपल फीचर थे, अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान इज नो मोर ए बीमारू स्टेट, ठीक है, ऐसा आ गया क्वेश्चन कि राजस्थान अब एक बीमारू राज्य नहीं है, टिप्पणी कीजिए। तो भाई बीमारू राज्य नहीं है तो उसके कुछ इंडिकेटर्स आप बताने पड़ेंगे कि भाई जीडीपी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, हमारी आईएमआर है ना, ये सब चीजें इंप्रूव हुई है, ये बताने पड़ेंगे। तो आपको कुछ फैक्ट भी याद होने चाहिए, पहले इस पे स्कीम स्पेसिफिक होने चाहिए थे, अब आपको जनरल भी होने चाहिए। जैसे राजस्थान ऐसा बोल दिया कि हेल्थ में एक मॉडल स्टेट है, बताओ, है ना, एक्सप्लेन कि राजस्थान हैज बीन इमर्जिंग एज ए मॉडल स्टेट इन हेल्थ, राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभर रहा है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। पहले तो क्या आता था कि मॉडल, ये हेल्थ की 6 स्कीम बता दो, है ना, ये बता दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एनालिटिकल, तो आपको इंडिकेटर्स भी कुछ पता होने चाहिए, मॉडल स्टेट में ऐसी क्या चीजें यूनिक है हमारे राजस्थान में जो सिर्फ राजस्थान में है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आपको बात करनी पड़ेगी, राइट टू हेल्थ की बात करनी पड़ेगी, ये सब थोड़ा सा अब अपन को मेंस का सोचना पड़ेगा। अगर उन्हें 2 मार्कर हटाएं तो थोड़ा सा एंगल भी हमारा चेंज होगा सोचने का, ठीक है। अभी तक सारी चीजें ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक रिव्यू से आए हैं, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कभी कभी आप करंट अफेयर में कई सारी चीजें पढ़ते हो, बहुत रैंडम पढ़ते हो, है ना, मोटी मोटी करंट अफेयर की किताबें आएंगी, ठीक है। करंट अफेयर में हमें भाई 150 के 150 तो करने नहीं है, हमें फोकस उनसे रखना है जो हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग रिलेवेंट है। जैसे कोई स्किल यूनिवर्सिटी कहीं पे खुल गई, स्किल हमारे यहाँ पे काम की चीजें एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। कोई सोलर पावर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे लग रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें उन करंट अफेयर पे ध्यान रखना है जो हमारे सिलेबस से डायरेक्ट लिंकेज होते हैं, उन पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना है ताकि हम उनको मेंस में भी कोट कर सकें, ठीक है। नोट्स का देखो ऐसा सीन है ना, मैं वो लफड़े नहीं पालता कि सर पीपीटी अलग है नोट्स अलग है, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि ये पीपीटी मिलेगी और ये जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे इनसे नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आएंगे, पीपीटी मैं भली से अभी खत्म होते ही क्लास आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप आराम से अपने हिसाब से हैंड रिटन भी बना सकते हो, सारी चीजें लिख भी सकते हो, कर सकते हो। बाकी आपको नोट्स सारे लेक्चर खत्म होने के बाद मिलेंगे, ढंग से मिलेंगे, ठीक है। आरपीएससी पेपर बनाते टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाती है, एक पन्ना मिल गया तो वहां से 2 क्वेश्चन बना लिए, 3 क्वेश्चन बना लिए तो बना लिए। इनको पिछली बार रिको वाला इंडस्ट्री का एक पन्ना मिल गया, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू का, इन्होंने 3 क्वेश्चन वहां से बना डाले। इनको पिछली बार एग्रीकल्चर का ये जो होता है कि कौन सी क्रॉप में पहला दूसरा स्थान है वो मिल गया, वहां से 2 क्वेश्चन बना दिए। एक पन्ना पकड़ा वहीं से 2-2 क्वेश्चन बना दे रहे हैं। एक क्वेश्चन तो सेम भी है, जैसे मेडटेक यूनिट मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है, ठीक है।
ये क्वेश्चन इन्होंने बाद में दूसरी जगह पे भी इसी में मिक्स करते हुए 4 ऑप्शन के अंदर भी पूछ डाला, ठीक है। ऐसी चीजें ये करते हैं, है ना। तो ऐसा हम जो बोलते हैं ना कि और प्रिडिक्टेबल है, अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहां से सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे डिटेल में बताता रहूंगा कि सिंपल से यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप मोटा मोटा आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। तो ये अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आपने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा है, आपको याद है, करंट अफेयर में भी चीजें आती है तो लिख सकते हो। अब यहाँ पे तुक्का लगाने का स्कोप ज्यादा नहीं है। मैं मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस में कोई तुक्का नहीं लगा सकता ये कहां पे बनाया होगा। हाँ, अब कहीं भी बना सकते हैं, हो सकता है नैनवा बूंदी हमारे एरिया में बना दे, हमें क्या पता, ठीक है। मतलब एरिया में बनेगा तो पता तो रहेगा, बट बड़े बड़े अब तुक्का लगाने पड़ेगा, बड़ी जगह पे क्या होगा, ऐसे तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। याद है तो अपन लगा देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे, है ना। कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था, ये इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा टेबल आती है कि 38, जैसे उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 38 के आसपास आती है, पहला दूसरा तीसरा पोजीशन किसकी है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन थे। मेडटेक कहाँ पे है, राजस्थान का क्या है। ये राजनिवेश पोर्टल है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अंदर आता है। और ये मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी सेशन 1 लिया था कि एग्जामिनर कहाँ फंसा सकता है, हमें ये सोचना है। तो इसको पढ़ोगे, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो फंसा यहाँ सकता है कि डायरेक्टली अंडर सीएम के अंदर आता है, और ये किसके अंदर आता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आए थे जो सीधे इकोनॉमिक सर्वे में हमें मिल जाएंगे। इनमें कैसे स्ट्रेटेजी लग सकती है वो अपन ने स्पेसिफिक सेशन लिया था स्ट्रेटेजी सेशन, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इन फसलों में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम मैंने अभी आपको बताया था कि देखो ये टेबल है, एक बार यहां से कंट्रीब्यूशन पूछा और ये टेबल में पहली दूसरी तीसरी पोजीशन कौन सी रही, वही क्वेश्चन इन्होंने यहां पे पूछा था कि पहली दूसरी पोजीशन कौन सी है, क्या है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ढंग से पढ़ा है, 2-3 एक बार पढ़ लिया, क्लास से देख ली, दूसरी बार खुद से देख लिया, एक बार तीसरी बार खुद से रिवीजन कर लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, आपको आइडिया रह जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। उनसे आप चीजें कर सकते हो। हर बार इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे कि इस तरह के बजट फिजिकल डेफिसिट के ग्राफ आते हैं, ठीक है, हमेशा दिया जाता है, वही ग्राफ था, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये जो जैसे टॉपिक आएगा उसमें अपन सोल्व करेंगे। अभी अपन मोटा मोटा ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप सबको पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछली बार दिसंबर के आसपास, है ना, 24 के आसपास खूब सारी पॉलिसीज एक साथ लॉन्च करी थी, है ना। ये खनिज की पॉलिसी हो गई, एमसेंड की पॉलिसी हो गई, खूब सारी करी थी। उन पॉलिसीज में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था और वो क्वेश्चन बने, और वही क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं था, बट वो करंट अफेयर बजट में आप बोल सकते हो कि वो चीजें थी। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि जनरली चीजें अपन नहीं सोच के जाते हैं, पर अपन फिर भी अगर अपन सोचेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, जब आएगा तब मैं सोल्व करके बताऊंगा। तो ये सब इकोनॉमिक रिव्यू से सीधे सीधे पूछे गए हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई, DPIIT करता है ना। ये जो काउंसिल बनाई है हमारे यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये किसके स्थान पे बनाई गई है, ये सब चीजें, इसका नाम क्या है, इसके स्थान पे रीति बनाई गई है ना, जिससे कि अपन बात भी करेंगे अभी। ये वापस से मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क आ गया, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। वापस से वही सब चीजें हैं जो वहां पे दे रखी है, रिको वाले पेज पे दे रखी है। वही 2-3 पॉलिसी लेके आए थे ये, है ना, एमसेंड पॉलिसी, खनिज पॉलिसी, वो सब। तो सब कब तक लागू रहेगी, एक सवाल एमसेंड का पूछ लिया, एक सवाल MSME का पूछ लिया, कब तक लागू रहेगी, है ना। और सबका आंसर लगभग वही था कि सब 5-5 साल के लिए है, 2029 तक के आसपास है, ठीक है। और ये अगेन रिको का ही था, वहां से 3 सवाल पूछ लिए, उसी पेज पर लिखा हुआ था कि नए रिको के क्षेत्र कौन से बने हैं, ये चीजें बनी है। तो जहां पे भी इकोनॉमिक सर्वे में फैक्चुअल का स्कोप है, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी मैंने स्टडी सेशन में बताया था कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं, और दोबारा अपन आएंगे तब करेंगे। ये भी यहाँ पे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कि बैंक इंटरेस्ट कंसेशन पे दिया जाएगा, बट एक स्पेसिफिक रेट की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। आस्था स्कीम इकोनॉमिक सर्वे में सीधा दे रखा है। स्वनिधि, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था, इकोनॉमिक रिव्यू में है। ये राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मैंने आपको क्या बताया, इनको बाहर के जो प्रोजेक्ट है उनसे बड़ा प्यार है, तो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है, उसमें सिंपल सा दे रखा है ADB का, और ये सिंपल सा लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कुल मिला के अगर अपन ने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लिया 2024 में, देखोगे अभी मैंने आपको 16 के आसपास क्वेश्चन बताए प्रीलिम्स के, वो 16 के 16 क्वेश्चन अपन इकोनॉमिक रिव्यू से कर सकते थे, है ना। 15-16 इकोनॉमिक रिव्यू में ही है। और आप अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो तो आप पुराना इकोनॉमिक रिव्यू भी आप देखते हो, नया भी देखते हो, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, है ना। तो कॉन्फिडेंस भी रहता है, और
ये चीज अगर आप इकोनॉमिक रिव्यू को ढंग से पढ़ लिया तो मेंस भी लगभग वही है, ले देके वो टर्म वर्म इधर उधर कर रखी है सिलेबस की, पर ले दे के चीजें इकोनॉमिक रिव्यू की कैसे है अभी अपन थोड़ी देर में उस पर ही बात कर लेंगे। ये कुछ पुराने क्वेश्चन है, इनमें भी यही पूछा जाता था कि बजट है, बजट में भाई जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है इस बार बताओ, पर कैपिटा इनकम कितनी बताई गई है ये बताओ, है ना। ये सब क्या है, कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सेक्टर कम कंट्रीब्यूट करता है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। एफआरबीएम एक्ट कब आया था सबको पता है, 2005 में, है ना। ये जैसे मैंने बताया ना कि ये कहाँ उलझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है ना, कौन इसको लीड करता है। जैसे अपन ने देखा था वन स्टॉप, ये राजनिवेश पोर्टल का देखा था कि सीएम के अंदर है, ठीक है, वैसे ही कौन सी चीज है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखती है। तो ये सब इकोनॉमिक रिव्यू के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक रिव्यू की बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये करंट अफेयर का 2021 में है कि इंडिया का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया। करंट अफेयर में आता है इससे चीजें, हमें पता है कि जब भी सोलर एनर्जी की बात होगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और इंडिया की फर्स्ट की बात है ना, एग्री बेस्ड है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम उस करंट अफेयर पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे हमें ध्यान देना है कौन से कर सबसे ज्यादा हिस्सा है, ये चीजें आई। तो ये सब इकोनॉमिक रिव्यू के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई वो चीज आ गई सिंपल से। ये बाहर की एजेंसी से बड़ा प्यार है तो ये प्रोजेक्ट कौन चलाता है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए। अगेन मैंने बताया जीड पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, इनके फेवरेट होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये है। WPI ये सबके बेस क्या है ना, जीडीपी के में किसका ग्रोथ रेट कितनी है, पहले भी आया था दोबारा भी आया है, ऐसे की चीजें, है ना। एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन होता है राजस्थान का और जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, राजस्थान की यूएसपी क्या है, सब इकोनॉमिक सर्वे के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कोई ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना। अटल भूजल स्कीम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक रिव्यू के क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से। और सीधे आप देखोगे जनरली आपको क्या मिलेगा, स्कीम ही स्कीम मिलेगी, स्कीम ही स्कीम मिलेगी सिंपल सी, ठीक है। और एक तो इंडिकेटर वाली चीज मैंने बताई कि हाँ जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये चीजें हो गई। दूसरी चीजें क्या हो गई, एग्री सर्विस और इंडस्ट्री, इनसे इनके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तीसरा लोग हो गया, लोग में स्कीम हो गई, वो स्कीम के बारे में सब चीजें हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स हो गई, एग्री की स्कीम्स हो गई, सब में क्या है स्कीम्स पे फोकस ज्यादा है, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें ज्यादा कुछ जानने का मतलब है नहीं, पर कुल मिला के ये है। तो आपको ये बाहर के जो प्रोजेक्ट हैं देखो कौन करता है ना, सपोर्ट कौन कर रहा है, ये इनके फेवरेट है। तो ये तो थोड़ा सा प्रीलिम्स का ट्रेंड था। अब अपन आते हैं, अब रियल राजस्थान इकोनॉमी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या फोकस करना है, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना है, स्कीम को जब पढ़ें कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, है ना, कहाँ पे वो एग्जामिनर फंसा सकता है, इस फैक्ट को ज्यादा ध्यान में हमें रखना है पढ़ते टाइम पे कि कहाँ पे वो फंसा सकता है। जनरली हम जो स्ट्रेटेजी सेशन 1 देख लिया था मैंने प्रीलिम्स के लिए, वो आप रेफर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब अपन आते हैं विकसित राजस्थान का, ठीक है, क्या चीजें हैं देखो। यहां तक किसी को कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं। अब अपन अपना इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं कि क्या हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो हमारा 75वां संविधान ये स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। उस टाइम पे मोदी जी ने क्या बोला कि देखो हर देश का एक दौर आता है, क्या ना बोलते हैं टाइम है हमारा भी आएगा। तो मोदी जी ने बोला कि अब हमारा टाइम आएगा। 75 साल हो गए, हमें खूब सारे काम करने थे, बेसिक हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, हमने कर ली। अब हमारा जैसे बाकी देश का हर फेज आता है ग्रोथ का, इंडिया का ग्रोथ फेज आएगा। जो नेक्स्ट 25 साल होंगे, जब हम 100 साल पूरे करेंगे हमारी आजादी के, जब हम 2047 में पूछेंगे, उस बीच का जो अब हमारा दौर आएगा, तो ये जो नेक्स्ट 25 साल है वो हमारा दौर आएगा। और उस दौर को उन्होंने नाम दिया अमृतकाल, कि हमारा अमृतकाल आएगा, ठीक है। तो एक अब इस अमृतकाल में क्या क्या चीजें होंगी, इसके लिए उन्हें कुछ प्रण दिए कि आप जो सारे सिटीजन हैं, सारे लोग हैं, उनको कुछ प्रण लेने की जरूरत है। तो पंच प्रण की बात करते हैं वो, ठीक है। हमें ये सोचना होगा कि पंच प्रण हम ले। और वो किसकी बात करते हैं, उस 2047 का जो विजन है उसको फुलफिल करने के लिए क्या हो। तो नीति आयोग कुछ डॉक्यूमेंट बनाता है ना, कि विजन की विकसित भारत। सबसे बड़ी चीजों क्या बोलते हैं कि अभी भी आप देखोगे पबेड के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, है ना, रिक्स की अपन ने पढ़ी थी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी अपन ने पढ़ी थी, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो धुंधी धुंधी मेमोरी, ठीक है।
तो इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, एक विकासशील देश है। इन्होंने यही बोला कि हमें आगामी 25 साल में जो अमृत काल में है, हमें विकासशील से विकसित देश बनना है। 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है, 2047 में यह बनना है। तो इसी के बेसिस पे विकसित विकसित भारत सॉरी विकसित भारत 2047 की संकल्पना की गई कि हम उसमें क्या क्या करने वाले। तो पंचप्राण इन्होंने दिए और कुछ विकसित भारत का नीति आयोग ने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए कि 2047 हम कैसे करने वाले हैं। अब विकसित भारत में राजस्थान भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने उससे इंस्पायर होते हुए एक बनाया कि हम विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना करते हैं कि जो हम इंडिया की, जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, उस इंडिया में सबसे अग्रणी हम राजस्थान आगे रह सकें, हम राजस्थान वाले सबसे ज्यादा आगे रह गए। अभी अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान की जीडीपी वीडीपी की बात करें, हम 7वें स्थान पे होते हैं कि इंडिया में कंट्रीब्यूट करने में हम 7वें, हम चाहते हैं कि हम लीड कर पाए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट उसी बारे में कि जब हम ये जो हमारा अमृत काल चलेगा, उस अमृत काल में कैसे हम आगे बढ़ सके, कैसे हम 2047 तक का विजन आगे रख सके। ठीक है, तो हमने भी हमारा बनाया 2047 का विकसित राजस्थान एट 2047। ठीक है, ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसको किसने तैयार किया गया है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था अभी आपको, रीति। ठीक है, तो जैसे इंडिया में हमारे सेंट्रल लेवल पे ऐसे बोले या और इंडिया की बात करें, वो तो फेडरलिज्म का पार्ट है, नीति आयोग, वैसे ही राजस्थान स्पेसिफिक जो चीज है रीति, जो नीतियां बनाती है ना, कुछ सजेशन देती है, डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है, विकसित राजस्थान 2047, ये बनाया है रीति ने। ठीक है, थीम क्या है, किसके साथ अलाइनमेंट है, जो विकसित भारत 2047 की संकल्पना है उसके साथ अलाइनमेंट है। विकसित भारत में मोदी जी ने क्या बोला था, उस स्पीच में क्या बोला था कि हमें, जब भी हम ये अमृत काल की बात करते हैं, हमें 4 लोगों को नहीं भूलना है ना। वो 4 कौन है, ये वो एक ज्ञान की बात करते हैं कि इस ज्ञान को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। वो ज्ञान कौन सा, GYAN, G फॉर गरीब है ना, आपको गरीबों का ध्यान रखना है। ठीक है, Y फॉर युवा, आपको युवा शक्ति का ध्यान रखना है कि उनको अच्छी स्किल मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। A फॉर अन्नदाता, आपको फार्मर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि फार्मर्स को उनकी फसल का उचित दाम मिले। और N फॉर नारी शक्ति, तो ज्ञान की बात करी थी, उसी ज्ञान के बेसिस पे, उसी ज्ञान को आगे हमारा राजस्थान का संकल्प आगे बढ़ाता है। ठीक है, हमने भी वही 4 चीजों को फॉलो किया। ज्ञान को, गरीबों का ध्यान रखना है ना, युवाओं का ध्यान रखना है, अन्नदाता का ध्यान रखना है और नारी शक्ति का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने बनाया। तो अगर हम हमारे विजन राजस्थान का जो बनाया है ना, विकसित राजस्थान का जो हमारी संकल्पना है कि हम विकसित बन सके 2047 तक, उसमें क्या क्या विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें की गई है, वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम कैसा राजस्थान चाहते हैं, है ना, कैसा हम राजस्थान चाहते हैं। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं कि वो 2047 तक विकसित राजस्थान बने, भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरे। और कैसी चीजें हो वहां पे, उस राज्य में क्या होना चाहिए, ग्रोथ कैसी हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो। ठीक है, समावेशी ग्रोथ हो, नागरिक क्या हो, सशक्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, विकास कैसा हो, सस्टेनेबल हो, और गवर्नेंस कैसे हो, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, ये चीजों पे इन्होंने बात करी थी कि ये जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें 5 चीजों पे बात करता है कि ग्रोथ कैसी हो, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, है ना, लोगों को पावर मिले, एम्पावर सिटीजन को करने की जरूरत है। और क्या चीज बात करी थी कि हमें ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को करनी है। तो ये 5 चीजें नॉर्मल सी बात है विजन डॉक्यूमेंट में, मैं इसमें अपन कोट कर सकते हैं कहीं पे ये चीजें। और इन सब चीजों में हमें क्या नहीं भूलना है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को नहीं भूलना है, उसी के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। ये नॉर्मल सी बात है जो इसमें की गई थी। ठीक है, तो विकसित भारत के साथ ये अलाइन होता है। मोदी जी ने जो 2021 की स्पीच दी थी उसमें इन पे बात करी थी। और ये डॉक्यूमेंट किसने प्रिपेयर किया है, रीति ने किया है, नीति आयोग के साथ मिलकर। इसमें क्या क्या है अपन देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट में 4 थीम हैं जिन पे बात होती है, 4 थीमेटिक एरिया है जिन पे बात होती है। थीमेटिक एरिया क्या है, पहली चीज को बात करेगी जन कल्याण के बारे में बात करेगी। ठीक है, लोगों का कल्याण कैसे हो, फिर लोगों को हेल्थ एजुकेशन कैसे मिले, फिर लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, सस्टेनेबल कैसे हो, और चौथी चीज क्या होगी कि कैसे पॉलिसी मेकिंग हो। तो अपन चारों थीम पे बात करेंगे। तो 4 थीम पे ये विजन डॉक्यूमेंट बनाए कि 4 चीजों पे, 4 थीम मोटे मोटे हमें याद रखनी है। और उन पे अगर अपन सब डिवीजन करेंगे तो 13 पिलर बनते हैं। 13 पिलर बनते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी करनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, क्वालिटी, है ना, ये ऐसे करते हुए 13 पिलर बनेंगे। फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा करना है। तो 4 थीम होती हैं, 13 पिलर्स इसके अंदर होते हैं। क्या क्या है अपन थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे। 10 संकल्प की बात करते हैं। कितने संकल्प, 10 संकल्प की बात करते हैं। पुराना आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, उसमें 10 चैप्टर थे। 10 चैप्टर थे, वो 10 संकल्प के ऊपर थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, संकल्प 1, संकल्प 2, संकल्प 3, ऐसे करके थे। अभी वाला इकोनॉमिक रिव्यू आप देखने की कोशिश करोगे, उसमें 13 चैप्टर है।
वो 13 पिलर क्या हैं, जो ये जो 4 थीमेटिक एरिया के अंदर जो 13 पिलर बनाए गए हैं, है ना, वो 13 वही हैं, वो चैप्टर ही हैं। तो 4 थीमेटिक के अंदर जो अभी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अपन 13 चैप्टर धीरे धीरे याद हो जाएंगे, तो आपको 13 पिलर भी याद हो जाएंगे। वही एक एक चैप्टर आपका बनाया हुआ है, ठीक है। इस विकसित राजस्थान में क्या जो 10 संकल्प लिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारी जो इकोनॉमी है हमें उसको बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है भाई, 2024-25 की मोटी मोटी बात करते हैं। 2024-25 में हमारी इकोनॉमी लगभग थी 17 लाख करोड़ के आसपास, है ना, और इसको बिलियन इसमें डॉलर में है ना 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। इसको अपन उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो निकल के आती है 197 बिलियन डॉलर। तो हमारा संकल्पना ऐसी है कि जो 197 बिलियन डॉलर जब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया 2024-25 के आसपास, जो 197 से हमें 2028-29 तक तो जाना है 350 बिलियन डॉलर तक, और आगे 2047 तक हमें कितना तक जाना है 4.3 ट्रिलियन तक, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, क्या टारगेट रखा गया है 10 संकल्प में। एक सबसे बड़ा जो संकल्प है, संकल्प 1 जो हमारा है, संकल्प 1 है ये, है ना। तो अभी की इकोनॉमी 2024-25 की कितनी है हमारी, 24-25 के आसपास है ना, 197 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये मोटा मोटा 17.04 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। इसको हमें कितना लेके जाना है, 350 बिलियन डॉलर, और ये कब तक 28-29 तक लेके जाना है। और इसको और आगे हमें कितना लेके जाना है, 4300 या फिर ऐसा बोलो 4.3 ट्रिलियन या 4300 बिलियन डॉलर के आसपास लेके जाना है 2047 तक, ठीक है। एक बड़ा टारगेट तो ये है, ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह पे याद होना चाहिए, है ना। कितने क्या क्या टारगेट है, 197 से 350 जाना है 28-29 तक, और 5 साल का जनरली रखा था, 4-5 साल का अपन ने, और अपन को 4300 या 4.3 ट्रिलियन आप बोल सकते हो, ये हमें जाना है, ठीक है, 2047 तक। ये डेटा याद होना चाहिए। पहला संकल्प हमारा यही था कि ये टारगेट है मोटा मोटा। मैंने बता दिया कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज होंगे, 4 प्रायोरिटीज होंगे। हमें गरीबों का ध्यान रखना है, युवा का ध्यान रखना है, अन्नदाता का ध्यान रखना है, और नारी शक्ति का हमें ध्यान रखना है। अमृतकाल क्या है, मैंने आपको बता दिया कि अमृतकाल जैसे हर देश का क्या होता है, एक दौर आता है, एक फेज आता है, ग्रोथ फेज आता है, वैसे ही हमारे लिए जो ग्रोथ फेज है, आगामी जो हमारे 25 साल होंगे, 2021 की स्पीच थी तो 22 से लेके 47 तक 25 साल का जो पीरियड होगा वो हमारे लिए क्या है, अमृतकाल है। उसमें पंच प्रण और दिए थे, वो पंच प्रण भी हमें थोड़ा सा याद होनी चाहिए कि कभी कभी हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव भी आ जाए कि निम्न में से पंच प्रण में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला प्रण क्या है भाई, बताओ। एक तो यही है कि सबसे बड़ी बात जो हमने करी थी कि हमें जो विकासशील देश है हमें विकसित बनना है, तो 2047 तक हमें विकसित देश का दर्जा हासिल करना है। दूसरी बात, कॉलोनियल एरिया की जो मेंटालिटी हमारी है ना, माइंडसेट जो हमारा है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। हम जो IAS RS लोग हैं उनको बड़ा ऊंचा समझने लगते हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा होता था। आज भी एक है ना, कोई भी नीच आपने देखा होगा, मतलब कोई भी वंचित वर्ग का आदमी होता है, किसी अमीर आदमी के पास जाता है, आगे होके खुद नीचे बैठ जाएगा। हमारी मेंटलिटी भी ऊंच नीच है ना, कॉलोनियल माइंडसेट से है, हमें उससे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तीसरे ये पहला प्रण, ये दूसरा प्रण। तीसरा प्रण क्या था, हमें हमारा जो कल्चर है उसमें उसमें प्राइड लेके आना है ना। हम ये हर चीज़ को वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे वेस्ट की चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, हमें हमारा कल्चर नहीं भूलना चाहिए, हमें उसमें प्राइड रखना है। तीसरा प्रण कि हमें अपने कल्चर को बना के रखना है। चौथी चीज़ क्या थी, हमें ये सब चीज़ें करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, है ना, कभी कास्ट के नाम पे वायलेंस होंगे, कभी धर्म के नाम पे होंगे, कभी हमें टेररिज्म देखने को मिलेगा। हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी बना के रखनी है हमारे देश की, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या बोली थी उन्होंने कि हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ राइट्स हमें दें, कुछ है ना, कि कुछ स्कीम्स हमारे लिए हों, सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या हम हमारी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, हम एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो सेंस ऑफ ड्यूटी या कर्तव्य का बोध हम सब में होना चाहिए। तो पंचप्रण हमको याद होनी चाहिए कि क्या क्या है वो पंचप्रण। पहला है कि विकसित भारत हमें बनाना है। दूसरा है उपनिवेशवादी जो मानसिकता है उससे हमें मुक्ति की जरूरत है, और हमें अपनी जड़ों पे गर्व करना है, हमारे अपने कल्चर में हमें प्राइड करना है। चौथा है एकता और अखंडता बना के रखनी है, और पांचवी है जो नागरिक है उनमें कर्तव्य बोध की भावना होनी चाहिए, ठीक है। पंचप्रण अपन कभी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, है ना, कभी ऐसे वैसे में आपको काम आ जाएंगे। आपने कभी जब आंसर राइटिंग अपन करते हैं, आप कंक्लूजन करते हैं, तो अपन क्या लिख देते हैं, विकसित भारत 2047। अब आप कंक्लूजन में विकसित राजस्थान 2047 भी लिख सकते हो, आप ज्ञान भी लिख सकते हो कि ये ज्ञान की जो संकल्पना है उसके आगे जाता है। आप ये भी बात कर सकते हो कि पंच प्रण को फुलफिल करता है। ये सब कंक्लूजन में आपके बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो हमारा अमृत काल आएगा। इंडिया की उस टाइम पे पोजीशन क्या थी, जब ये मोदी जी ने स्पीच दी थी कि हमारी अभी की
उस टाइम पे तो 5 पे थे, अभी की हमारी पोजीशन ये कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 2027 तक 3rd लार्जेस्ट बनना चाहते हैं। और इंडिया का टारगेट क्या है, राजस्थान का टारगेट है कि 2047 तक कितनी हो, 4.3 ट्रिलियन हो। इंडिया का टारगेट है 30 ट्रिलियन, कि हमारी इकोनॉमी कितनी हो, 30 ट्रिलियन के आसपास होनी चाहिए। अब इसमें राजस्थान अपना रोल प्ले करेगा, ये तो इंडिया का था, इसमें राजस्थान का रोल प्ले करेगा। इसके लिए आता है राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047। ठीक है, तो कैसे हम हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम लिवरेज लें। हमको पता है कि हमारे यहाँ पे पानी वानी कम है, तब भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पास, और भी कई सारी रेस्ट्रिक्शन है, रेगिस्तान है, ये सब चीजें हैं, तब भी हम आगे बढ़ सकें। और हमारी जो सबसे बड़ा जो एरिया है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास पॉपुलेशन अच्छी है, ठीक ठाक है, सोलर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, विंड पोटेंशियल भी ठीक ठाक है। इन सबको लेवरेज करते हुए हमें विकसित भारत जो बनाना चाह रहे हैं उसमें अग्रणी राज्य बनना है, और उसके लिए हमें विकसित राजस्थान की संकल्पना घड़ी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है उसमें 10 संकल्प लिए गए हैं कि 10 संकल्प क्या होने चाहिए। पुराना इकोनॉमिक सर्वे जिन्होंने पढ़ा होगा वो संकल्प यही हैं, 10 संकल्प, है ना। और मोटा मोटा मैं आपको ऐसे बता दूं कि जब ये बचपन में ऐसा वो गेम खेला होगा, चिड़िया उड़ कबूतर उड़ खेला होगा, बस वही है। पहले तो मैंने आपको ऐसे याद करवाई दिया कि 350 बिलियन डॉलर करना है 28-29 तक, और 4.3 ट्रिलियन करना है कब तक, 2047 तक। इंडिया का कितना है, 30 ट्रिलियन। इसके हिसाब से आप जब भी लिखोगे 197 बिलियन 2024-25 में था। अभी की तारीख में अपन बोल सकते हैं कि 25-26 में कितना रहा होगा, लगभग 206 के आसपास रहा होगा, और अभी बोल सकते हैं कि 225 के आसपास हो गई होगी। ठीक है, मोटा मोटा, पर अपन लाख करोड़ में ज्यादा डील करते हैं, बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। ठीक है, पहला संकल्प तो ये था कि हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और ये लेवल लेके जाना है। उसके बाद सारे संकल्प क्या है, एग्रीकल्चर उड़, मतलब बहुत अच्छी हो एग्रीकल्चर, ऐसे उड़ने का मतलब क्या है, ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, ये सब। टूरिज्म उड़, वो चिड़िया उड़ कबूतर उड़ वो सब उड़ाते जाओ, सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। टूरिज्म उड़, ठीक है, ये सब अपन को करने हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी अच्छी हो, गवर्नेंस अच्छी हो, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हो, डेवलपमेंट अच्छे हो। अभी की तारीख में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा हमें याद रखना कि 10 संकल्प की बात की गई थी। ठीक है, तो मोटा मोटा फिर मैं बता दूं कि 350 डॉलर अरब की अर्थव्यवस्था की बात की गई। बुनियादी ढांचा अच्छा हो, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, कृषि विकास अच्छा हो, ठीक है, चिड़िया उड़ कबूतर उड़, औद्योगिक विकास अच्छा हो, पर्यटन विकास अच्छा हो, सतत विकास हो, मानव संसाधन विकास हो, सामाजिक सुरक्षा हो और सुशासन हो, गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस का अपन ने पढ़ा था, पबेड में अच्छे से पढ़ा था, है ना। वो चीजें हैं, तो अभी अपन को इतना ज्यादा याद नहीं रखना। ये चीजें हैं कि 350 बिलियन डॉलर की हमें इकोनॉमी बनानी है ना, 28-29 तक, और 47 तक 4.3 ट्रिलियन की बनानी है। पर्यटन कला को आगे बढ़ाना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, ग्रीन हरित विकास करना है, नागरिकों की सुविधा, बोल बच्चन वाली चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो अपन ने देख लिया विकसित राजस्थान में कि ज्ञान की अवधारणा पे आगे बढ़ना है, 10 संकल्प हमने ले लिए, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं जो हमें प्राप्त करने हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। तो हल्का फुल्का ऐसे मोटा मोटा ऐसे याद हो जाएगा। लिटरेसी कितनी हो, 100%। सबके पास सब क्या होनी चाहिए, साक्षर होनी चाहिए, सबको किताब लिखना पढ़ना आना चाहिए, सब साक्षर होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर कैसी हो, यूनिवर्सल, सबको हेल्थ केयर मिले, और कैसी हो, मॉडर्न जो एलोपैथी चलती है वो भी है, और आयुष जो आयुर्वेदिक यूनानी ये सब सारी बात करते हैं अपन, वो भी इंटीग्रेटेड रहे। ठीक है, जो हमारे पास पानी की दिक्कत रहती है, भाई सब चीज में राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत पानी है, वाटर क्या हो, सस्टेनेबल रहे। तो ऐसे करके कुछ पैरामीटर भी दिए हैं, हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखने। पैरामीटर में अगर आपको ढंग से ही कोई याद रखना है तो आप मोटा मोटा ये याद रख सकते हो, आगे कोट करने में काम भी आ जाएगा, कि जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है, IMR होती है, वो हमें 10 से कम करनी है। 1000 जो बच्चे होते हैं उनमें जो डेथ हो जाती है वो नंबर हमें 10 से कम करना है। हेल्थ में अपन और डिटेल में बात करेंगे IMR क्या होता है, बट टारगेट अपन जब लिख रहे हैं तो 100% लिटरेसी की बात कर लेते हैं। बच्चों का एनरोलमेंट रेशो स्कूलों में 100% हो, ये भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका शेयर हमें 20% बढ़ाना है। ठीक है, लिटरेसी कैसी हो, ये हमारी ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या क्या हम ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं। 2047 तक हम क्या क्या करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग 20% हो, लिटरेसी हमारी उस टाइम तक 100% के आसपास आ जाए। एजुकेशन में इनरोलमेंट जो है वो भी 100% के आसपास सारे बच्चे इनरोल करें। ठीक है, IMR जो है मोटी मोटी वो हमारी 10 से कम हो पर 1000 के आसपास, है ना। उससे, है ना, हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो अपन 77 साल के आसपास कर लें। अभी कितना है, 65 के आसपास होगी आई गेस, है ना। कोई कमेंट करके बता सकता है एग्जैक्ट इतनी है ना। तो अगर कोई राजस्थानी आज के एज जमाने में 65 के आसपास पहुंच जा रहा है, जैसे मेरी आधी उम्र हो गई, आधी और बची है, ठीक है, पर मैं भी चाहता हूँ कि 10 साल और ज्यादा जी जाऊँ। ठीक है, तो
10-12 साल और ज़्यादा जी जाऊँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। आप और मैं सब देखेंगे कि 2047 तक क्या हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट हमें याद रखने हैं। ये इसलिए रखने कि आंसर राइटिंग में काम आ जाएंगे, क्योंकि आपके मेंस में एक टॉपिक लिखा हुआ था विकसित राजस्थान। उस विकसित राजस्थान जो लिखा हुआ था, सॉरी, हाँ टाइम हो गया क्या, विकसित राजस्थान जो लिखा हुआ है, तो उसमें अपन जब बात कर ली कि हाँ क्या है ना, उसके क्या ज्ञान वाली संकल्पना है, क्या 10 संकल्प हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव कुछ नंबर तो याद रहे कि हम क्या चाहते हैं 2047 तक। तो 2-4 आंकड़े हमें पता होने चाहिए आंसर राइटिंग के लिए कि हम क्या क्या चाहते हैं। तो भाई लिटरेसी क्या हो, 100% हो, एनरोलमेंट कितना हो, 100% हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 20% हो, है ना। ये सब चीजें अपन थोड़ा सा अपन याद करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैंने बता दिया कि इसमें इस रोड मैप में जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें क्या है, 4 थीम है, और 4 थीम के अंदर 13 पिलर्स हैं, जो आपकी इकोनॉमिक रिव्यू के 13 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, क्या क्या है। पहली थीम है कि कैसे हम जन कल्याण कर सकें, कैसे हम जन कल्याण कर सकें और सामाजिक सशक्तिकरण कर सकें, लोगों का कैसे भला कर सकें, एग्रीकल्चर को कैसे अपन बढ़िया कर सकते हैं, हेल्थ केयर को हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। एक पिलर ये हो गया। दूसरी चीज होगी, ये बढ़िया करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कैसे होगी, लोगों का भला कैसे होगा, हम लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो कैसे हम त्वरित विकास लेके आए, समृद्धि लेके आए, एम्प्लॉयमेंट का करें, काम करें। फिर ये चीजें हैं, ये सब चीजें सस्टेनेबल रहे, आगे के लिए भी रहे, तो फ्यूचर रेडी राजस्थान होना चाहिए, जो भविष्य के लिए भी राजस्थान तैयार है। तो राजस्थान फ्यूचर के लिए तैयार रहे तो हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो उस बारे में बात है कि फ्यूचर भविष्य उन्मुख राजस्थान कैसा हो, उसके बारे में बात है। और लास्ट में इन सब चीजों के लिए क्या क्या, किस तरह की पॉलिसी हमें बनाने की जरूरत है, किस तरह के फंड्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या मैनेजमेंट हमें जरूरत पड़ेगा, वो सब चीजें। तो कुछ लोगों का भला करना है, भला कैसे करेंगे, उनको रोजगार देके कोशिश करेंगे, और साथ में क्या है, भविष्य के लिए हम राजस्थान को तैयार करना है, और इन सबके बीच में कुछ अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये 4 थीम है, इन 4 थीम के अंदर 13 चैप्टर हैं, 13 पिलर्स हैं, वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, इसके बाद अपन क्लास एंड करेंगे। थीम ए है नर्चरिंग पीपल एंड स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी, जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण। क्या क्या बात करते हैं। पहली बात, लोगों का एग्रीकल्चर है उसको हमें सुदृढ़ करना है ना, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम। तो क्या क्या करेंगे भाई, एग्रीकल्चर कैसा हो, सस्टेनेबल हो, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर में हमें प्राइसों के जो फसल है उसके सही ढंग से दाम मिले, मार्केटिंग अच्छी करनी है, वो सारी चीजें। पूरा चैप्टर है तो थोड़ा डिटेल में अपन उस टाइम पे पढ़ेंगे, ये पूरे चैप्टर हैं जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेल्थ एंड वेलबींग अच्छी हो, है ना, एजुकेशन और नॉलेज इकोनॉमी हो, है ना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए जन कल्याण में, और एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एक मिडिल इनकम ट्रैप होता है कि कई देश होते हैं ना कि एक बीच के इनकम में फंस गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि भारत ऐसा देश बने या राजस्थान ऐसा स्टेट बने जो बीच के एक इनकम के आसपास फंस जाए, नहीं। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम इनोवेशन करें, R&D पे खर्चा करें, नॉलेज इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, जैसे यूएसए जापान ये क्यों आ गए हैं, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी है ना। जापान फिर भी स्टेगनेंट हो गया, पर यूएसए आगे इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी, क्योंकि वो रिसर्च पे इतना खर्च कर रहा है। वरना हम नहीं चाहते कि हम मिडिल इनकम ट्रिप में फंस जाए। तो हमें राजस्थान इकोनॉमी है उसको क्या है, नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। तो एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और इन सबके बीच में जन कल्याण करना है, सामाजिक सशक्तिकरण करना है। तो जो लोग हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको कोई दिक्कतें नहीं हो, वो सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनका एम्पावरमेंट करना है, इंक्लूजन हमें करना है। उसके बाद थीम बी क्या है, थीम बी है कि ये जो लोगों का जन कल्याण हमें करना था कैसे करेंगे, त्वरित विकास से करेंगे, समृद्धि से करेंगे, रोजगार से करेंगे अपन, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, अब इसमें किस किस पे फोकस है भाई, ये कैसे करेंगे, विकास कैसे होगा, तो जो हमारा इंडस्ट्री है, माइनिंग है ना, उससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएंगे, टूरिज्म से और कल्चर से हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएंगे। क्या क्या करेंगे वो सब चीजें अपन बाद में देखेंगे, कि माइनिंग में हमें ज्यादातर मिनरल का और खनन कर सकें, एक्सपोर्ट अपन बढ़ा सकें, वो सारी चीजें हैं जो अपन पूरा चैप्टर ये डिटेल में पढ़ेंगे। टूरिज्म में भी कि हम राजस्थान को और टूरिस्ट ला सकें, है ना, एक अच्छी इमेज जो हमारी बनी हुई है उसको और आगे बढ़ा सकें, इको टूरिज्म कर सकें, रूरल टूरिज्म कर सकें, ये सब चीजें। थीम सी है कि हम फ्यूचर रेडी राजस्थान कैसे बनाएं, ठीक है, कि भविष्य उन्मुख राजस्थान कैसे बने। तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए और वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो सतत विकास पे बात करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी है। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, रोड, रेलवे, है ना, ये सब चीजों पे अपन बात करेंगे। एनर्जी क्या क्या होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान की फ्यूचर रेडी के लिए पानी है, तो पानी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर का सबके पास एक्सेस रहे, वो सब चीजें। और सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है जो हम क्लाइमेट के साथ सिंक करते हैं, फॉरेस्ट को हमें बचाना है ना, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। ड्रोन से मॉनिटरिंग करनी है, इको टूरिज्म बढ़ाना है, ये भी चीजें पढ़ेंगे। ये सारा क्या है मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये पूरा एक एक चैप्टर है,
तो दोबारा अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए था कि क्या क्या है। चौथी थीम है हमारे पास कि लोगों का जन कल्याण कर लिया, कैसे करना है वो देख लिया, उसके अलावा फ्यूचर रेडी भी रहे वो भी कर लिया। चौथी चीज हमारे लिए क्या है, चौथी चीज हमारे लिए है कि हम इसके लिए क्या पॉलिसीज बने, क्या फिस्कल मैनेजमेंट हमारे लिए होना चाहिए। तो द इनेबलर, संवर्धक क्या हो, पॉलिसी, फाइनेंस और गवर्नेंस, किस प्रकार की नीति हो, किस प्रकार फाइनेंस को मैनेज करें, किस प्रकार से हम उसको शासन करें, ये चीजें। तो रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे और फिस्कल मैनेजमेंट की अपन बात करेंगे। तो ये 4 थीमेटिक एरिया हैं और 13 पिलर हैं, ठीक है। अब ये 13 पिलर हैं, विकसित राजस्थान के 13 सेक्टर्स हैं, जिन पे एक एक चैप्टर आपके दे रखा है, जो भी अपन ने हल्का सा ब्रीफ ये देखा, ठीक है। अब उसके अलावा हम जो राजस्थान अग्रणी स्टेट बनना चाहता है ना, उसके लिए हमारी कुछ स्ट्रेंथ है। तो कुछ स्ट्रेंथ इसी विजन डॉक्यूमेंट में दी गई है कि हमारी राजस्थान की स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो इसको डिटेल में धीरे धीरे आती जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें, बट फिर भी अपने पास 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, है ना। याद करना है ना, बाकी अपन क्लास में बाद में देखेंगे कि क्या क्या है हमारी स्ट्रेंथ, क्या क्या है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके हैं, ऑयल सीड के हैं, ठीक है। सीमेंट में हमारी कैपेसिटी 55 MTPA के आसपास है। हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, 10 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान, है ना, कि अग्रणी स्टेट तो बनना चाहता है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये इसलिए हम अग्रणी स्टेट बन सकते हैं क्योंकि हमारी ये चीजें है। कई चीजों में हम सोल प्रोड्यूसर हैं, कई जगह पे अपन सेकंड लार्जेस्ट हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फर्स्ट है, टूरिज्म में अपन 5th रैंक है, FDI में 9th रैंक है, मोटा मोटा रहा। FDI में 9th है, टूरिज्म में 5th है ना। सेकंड लार्जेस्ट हम लाइव स्टॉक, मिल्क, ग्राउंडनट, मूंगफली, दूध और लाइव स्टॉक में अपन सेकंड लार्जेस्ट हैं ना। ये क्रम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी अपन पढ़ेंगे, मोटा मोटा अपन बात कर रहे हैं कि मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या क्या बात करेंगे, ठीक है। हमारी जीडीपी की बात कर ली, पहले 197 थी, वो बढ़ के कितनी हुई, मतलब लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास थी, वो बढ़ के कितनी हुई 2024-25 के आसपास, 19 करोड़ के आसपास। और आज की तारीख में हम कितनी बात करने वाले हैं, 25-26 में पौने 19 लाख करोड़। और आज की तारीख में इस बजट में जो जीएसडीपी की साइज है वो है 21,5200, 21.5 लाख करोड़, ठीक है। 17 लाख करोड़ से 24-25 में थी, 26-27 में कितनी अनुमान है हमारे, है ना। बजट में हमारा अनुमान ये है कि हम 21,52,100 करोड़ रुपए की हम इकोनॉमी जीएसडीपी अपन बना लेंगे, ठीक है। पहले पर कैपिटा इनकम कम थी, 1,67,000 थी, वो बढ़ा के हमने कितनी कर ली है, 2,02,000 के ऊपर है ना। कुछ अपन डिटेल में देखेंगे, 2.02 लाख याद रख सकते हो, ठीक है। जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन था वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। धीरे धीरे हम किसकी तरफ, है ना, धीरे धीरे हम सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आईटी को प्रमोट कर रहे हैं। पहले जब डिटेल में पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा आज की तारीख में अपन बात करें, सर्विस सेक्टर लगभग 47.71 कंट्रीब्यूट करता है। ये सब मैं करंट प्राइस पे बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर हमारा 25.74 है और इंडस्ट्री 26.55 है। ये सब डिटेल में अपन बात करेंगे। मैंने क्यों बात बताई ये सब चीजें, क्योंकि यहां से एक 10 मार्कर का क्वेश्चन हो गया, विकसित राजस्थान, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन विकसित राजस्थान 2047 तक। इस पे कोई सा भी एनालिटिकल क्वेश्चन बने अपन इस पे लिख सकते हैं। चैलेंजेस भी अपन लिख पाएंगे धीरे धीरे अपन जब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो चीजें हो गई, कैसे हम विकसित राजस्थान बन सकते हैं, क्या चीजें इंडिकेट कर दे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी हो गई, इसलिए मैंने ये आपको डेटा बताया है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें बोल बच्चन वाली चीजें हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है। हम प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे अल्टरनेट डे पे आपको इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी क्लासें मिलती जाएगी। प्री प्लस मेंस अपना पर्सपेक्टिव रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में एक टॉपिक मेंस का अपन ने कर लिया है, वो है विकसित भारत, जो मेंस में था, ठीक है। उसके अलावा अब विकसित भारत का क्वेश्चन जो भी आएगा तो विकसित राजस्थान की संकल्पना विकसित भारत 2047, उसके आधार पे वही ज्ञान है, वही 10 संकल्प लिए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा संकल्प ये कि इकोनॉमी है जो एक 197 बिलियन डॉलर की थी, उससे बढ़ाते हुए कितने 350 बिलियन डॉलर करना है 28-29 तक, और 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है 2047 तक। ये चीजें हैं। उसके अलावा और कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हमने देखे थे, जैसे कि 100% लिटरेसी करनी है हमें, है ना, 100% एनरोलमेंट रेशियो करना है, IMR 10 से कम करनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हमें 20% के आसपास बढ़ाना है। ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हम 2047 तक करना चाहते हैं। उसके अलावा 10 संकल्प और भी थे कि एग्रीकल्चर उड़, है ना, वो सारी चीजें सब, टूरिज्म उड़, वो सब उड़ा दो, है ना, सब चीजें अच्छी अच्छी हो। 10 संकल्प हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, और चीजें, ज्ञान की संकल्पना है, 4 थीमेटिक सेक्टर हैं, उनके अंदर 13 चीजें हैं, 4 थीम अपन ने देख ली, उनमें 13 चैप्टर चलते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आज की तारीख में याद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और
इससे अपन क्या बनेंगे, अग्रणी स्टेट बनेंगे 2047 तक। तो क्लियर है। विकसित कमेंट करके बता दो कि विकसित राजस्थान पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा मींस में आप कर पाओगे, प्रीलिम्स का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कर पाओगे, है ना। अपन ने ये भी देख लिया कि पुराना कितना था और अभी की जीडीपी कितनी है। बस एक फैक्ट याद रख लो, इस बजट में कितनी बोली है, 21,52,100 करोड़ ये हमारी जीएसडीपी है 2026-27 तक। 26-27 21,52,100 21,52,100 21.5 लाख करोड़ के आसपास की हमारी जीएसडीपी है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। थोड़ा लेट हो गया अपन, इसलिए क्लास एंड करनी पड़ेगी और लास्ट में 2-5 मिनट मैंने थोड़ा खींचा, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट आपको आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, अपन स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। थैंक यू एवरीवन। आप इस क्लास का रिव्यू यूट्यूब सेक्शन के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप बता सकते हो, और पेशेंस रखना, सारी चीजें अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।